हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए आज एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपको पता होगा हमने द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को डिस्कस किया था, उसके लिए न्यूमेरिकल भी किया था। लोकेंद्र को कुछ ज़्यादा ही इजी लगे वो पॉइंट, इसलिए उसने बोल दिया कि सर ये क्या इम्पॉर्टेंट है? नहीं बच्चों, इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि अब चैप्टर बहुत कम हो गया, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो तो सरकार ने उड़ा दिया, ठीक है, वो एनसीईआरटी ने भी उड़ा दिया, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं है वो वाला पार्ट तो, लेकिन फिर भी अपन उसको डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी अदर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, तो उसको इसी तरीके से डिस्कस किया जाएगा जिस तरीके से हम इसे बस समझ सकें। तो मैं जो आज बोल रहा हूँ बच्चों, उसे अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। मैं आज आपको मोस्टली टॉपिक समझाऊंगा ही समझाऊंगा, चांसेस थोड़े कम है कि लिखाऊं, और जो लिखा रहा हूं उसे आप शॉर्ट नोट के रूप में उतार लीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, चलिए तो आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। टॉपिक क्या है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी लिखा जाता है। अब ये क्या चीज़ है बच्चों? देखो समझो, सिंपल सा है भाई। हमने जो बंधन ऊर्जा निकाली वो समस्त न्यूक्लियनों के लिए थी, मतलब सारे के सारे न्यूक्लियन। कितने न्यूक्लियन होते हैं किसी नाभिक में? न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होती है? तो हम बोलते हैं जो द्रव्यमान संख्या होती है वही न्यूक्लियनों की संख्या होती है। न्यूक्लियन का मतलब क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ए जो द्रव्यमान संख्या है वही न्यूक्लियनों की संख्या है। तो हमने क्या बोलना है? ए न्यूक्लियनों की बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कितनी है? EB है। तो एक न्यूक्लियन की जो बंधन ऊर्जा होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? समझिएगा इस चीज को, ये सिर्फ और सिर्फ अब हम समझ रहे हैं कि एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, अर्थात एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला समझिए कि ए न्यूक्लियन के लिए बंधन ऊर्जा है EB। कितनी है? EB है, EB, ठीक है। तो एक न्यूक्लियन के लिए बंधन ऊर्जा कितनी होगी? तो ये होगा EB में किसका डिवाइड जाए? ए का डिवाइड जाना चाहिए। ये क्या है? एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, और एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा को ही हम क्या बोलेंगे? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। EBN बराबर क्या होगा? EB डिवाइडेड बाय A, है ना? क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? अब अगर आपको यहां से परिभाषा भी बनानी है तो आप सिंपल से बना सकते हैं। क्या भाई? नाभिक के बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाता है। सिंपल सा हो गया। मैं लिख देता हूं इस चीज को कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या का अनुपात ही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। ये बात तो ये हमें समझ में आ गया है ना? अब इसके बाद में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर आप देखोगे तो ये EB डिवाइडेड बाय A है। इसका मान ज्यादा होगा अगर बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। और आपको अगर पता हो बच्चों, बंधन ऊर्जा EB, मैंने बोला था कि बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी नाभिक उतना ही स्थायी होगा। बोला था नहीं बोला था? बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि प्रति न्यूक्लियन, अब यहां पर उससे रिलेटेड क्वांटिटी क्या है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लिख देता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN जितनी अधिक होगी, जितनी
अधिक होगी नाभिक उतना ही क्या होगा बच्चों, स्थायी होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको बढ़ाने पर नाभिक का स्थायित्व बढ़ेगा। हम खैर इसे बढ़ा नहीं सकते, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये खुद की इनर्ट प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की स्वयं की गुण है ये उसका, ठीक है। तो आप उसके स्वयं के गुण में कुछ ज़्यादा काम कर नहीं सकते हो नाभिक के गुण में, ठीक है। वो तो नाभिक खुद ही रिलेट करेगा चीज़ों को। तो ये काम हुआ हमारा। अब इसके बाद में हमें और क्या डिस्कस करना है, इसका एक ग्राफ है बच्चों, जिसे हम आगे जा कर के अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये अगर आप जल्दी से उतारना चाहें तो उतार लीजिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, वो ग्राफ है। लिख लीजिएगा इसमें कि यह स्थायित्व को भी परिभाषित करता है, लिख लीजिएगा। देख लिया? ओके, चलिए अब देखिए हम इसका एक ग्राफ बना रहे हैं, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस ग्राफ की थ्योरी मैं नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आप इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा। देखिए ये ग्राफ किसके बीच में है, तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा EBN तथा A के मध्य ग्राफ, A के मध्य ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा है वो समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 80% बच्चे इस ग्राफ को एक बार में सही नहीं बना पाते हैं। EBN देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन देखा गया है कि बच्चे इस ग्राफ को नहीं सही बना पाते। और ये द्रव्यमान संख्या, ठीक, ये ग्राफ कैसा जाएगा, तो देखो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि बंधन ऊर्जा शून्य नहीं होती, ना ही द्रव्यमान संख्या शून्य होती है। तो इसका मतलब ये मान कभी भी 0 से चालू नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या भी 1 से ही चालू होगी, उससे पहले से चालू नहीं हो सकती। तो जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस तरीके से ये ग्राफ कुछ बनता है। देखने में निहायत ही सिंपल है, लेकिन बच्चे नहीं बना पाते। आप देखेंगे कि यहां पर ग्राफ अपने अधिकतम मान को टच कर रहा है। मैं CBSE के बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं और वही फैक्ट है। तो आप देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या 56, द्रव्यमान संख्या 56, इसका मतलब हो गया बच्चों लोहा, Fe, ठीक है। Fe की ही द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 56 होती है। तो द्रव्यमान संख्या 56 पर इसका मान सर्वाधिक होता है, और ये 26 पर आएगा। कितना होता है, इट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा Fe में बहुत ज़्यादा होती है, कितनी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एक न्यूक्लियन की है, तो फिर Fe की बंधन ऊर्जा कितनी होगी। चलो एक सवाल देता हूं मैं आपको कि अगर Fe नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.8 है, तो फिर Fe की बंधन ऊर्जा क्या होगी, लोहे की बंधन ऊर्जा क्या होगी, क्या होगी बच्चों बताओ। अरे एक की इतनी है तो 56 न्यूक्लियनों की कितनी होगी, 56 से गुणा कर दो, और क्या करना है। और ये सर्वाधिक मान है, इससे ज़्यादा सर्वाधिक नहीं मिलता, ठीक है। डन हो गया, ऑलराइट। चलिए, तो ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा थी किसकी, Fe की बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके आगे आप देखेंगे तो इसके सन्निकट 27 के बाद 27 पे आएगा कोबाल्ट, 28 पे आएगा निकल। इनकी भी बंधन ऊर्जा जो है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, वो लगभग 8.8 8.75 के निकट होती है। तो
लोहा, निकिल और कोबाल्ट सबसे स्थायी तत्वों में से एक है, जबकि लोहा जो है वो प्रकृति का सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या भाई? पहला पॉइंट आप लिख लीजिए। क्या भाई? Fe56 प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ठीक, इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल M है भाई। ठीक, अब यही कारण है बच्चों कि जब हम भूक्रोड की बात करते हैं, पृथ्वी का जो केंद्र है भूक्रोड है ना, उसमें कौन मिलता है? 8वां चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पढ़ाया है ना हमने। अरे वो चुंबकीय पदार्थों वाला चैप्टर था ना, उसमें पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पृथ्वी का भूचुंबकत्व एक पॉइंट था, उसमें हमने बोला कि पृथ्वी की जो क्रोड होती है, जो अर्ध द्रव और अर्ध ठोस में है, ठीक, उसमें कौन होता है? मुख्यतः लोहा होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यही तत्व स्थायी होते हैं सर्वाधिक, इसलिए आसानी से रह पाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। पृथ्वी की भूग्रोड में अधिकतम क्या होता है? लिक्विड अवस्था में लोहा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ठीक है, तो लोहे को ध्यान में रखना है, निकिल को नहीं ध्यान में रखना। आरबीएससी में निकिल लिखा हुआ है, लेकिन अब लोहे को ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ऐसे ऊपर ऐसे पीक पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये इन्हें पीक पॉइंट, शिखर बिंदु बोलते हैं ग्राफ में। ठीक, ये शिखर बिंदु क्या? तो ये द्रव्यमान संख्या 4, 12 और 16। कौन कौन सी द्रव्यमान संख्या है? 4, 12 और 16। 4 पे कौन? तो हम देखो, सब आपको पता चल गया होगा कि 4 द्रव्यमान संख्या किसकी है। किसकी बच्चों? हीलियम। ठीक है, फिर कार्बन 12, फिर 16 पे ऑक्सीजन होता है ना। द्रव्यमान संख्या 4, 12 और 16 पर ग्राफ में शिखर बिंदु प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक हैं वो अपने पड़ोसी नाभिकों से क्या है? स्थायी है। देखो, इनके पड़ोसी नाभिकों की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो इनसे कम है। देखो, यहाँ वाले भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है। तो पड़ोसी नाभिक, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, कार्बन यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन ऊपर चला गया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की जो बंधन ऊर्जा है वो कार्बन से भी कम है और ऑक्सीजन से भी कम है। बात समझ रहे हो? ऐसे ही यहाँ पर हीलियम है, हीलियम के आगे क्या आएगा? लिथियम है, तो लिथियम की बंधन ऊर्जा कम है। हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा कम है, किससे? हीलियम से, है ना। लिथियम की और हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा कम है, किससे? हीलियम से। बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो हम बोलेंगे कि द्रव्यमान संख्या 4, 12 और 16 पर ग्राफ में शिखर बिंदु प्राप्त होते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि ये नाभिक अपने पड़ोसी या निकटवर्ती नाभिकों से स्थायी हैं। उनकी तुलना में क्या है? थोड़े से स्थायी होते हैं। बात समझ में आई? तो ये नाभिक स्थायी नाभिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिखर बिंदु मिल रहा है। फिर अगर आप ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है, ए का मान बढ़ता जाता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ नीचे की ओर आता जा रहा है। ठीक, ये जैसे जैसे आप आगे की ओर जाओगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटती जाएगी और आपको पता चलेगा कि बिस्मिथ BI शायद 83 नंबर पे आता है, केमिस्ट्री में देख लीजिएगा, और इसकी द्रव्यमान संख्या अपन 203 मान करके चलें। ठीक है, तो इस स्थिति में बिस्मिथ 203 वाला जो नाभिक है वो सर्वाधिक भारी स्थायी नाभिक है। इससे ज़्यादा स्थायी भारी नाभिक नहीं मिलेगा। भारी नाभिकों में सर्वाधिक स्थायी जो है वो बिस्मिथ 209 है, सॉरी 203 है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बिस्मिथ जो है वो भारी नाभिकों में सर्वाधिक स्थायी है, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद में बिस्मिथ के आगे जितने भी आएंगे, मतलब जिनके लिए परमाणु क्रमांक 83 से ज़्यादा है, 83 से ज़्यादा है, फिर उनका स्थायित्व जो है वो कम होता जाता है, वो अस्थायी होते जाते हैं। ये ध्यान में रखें। अब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा और समझे तो हम ये भी कह सकते हैं, समझना इस चीज़ को,
हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या 30 से द्रव्यमान संख्या 170, कहां से लेकर कहां तक? द्रव्यमान संख्या 30 से द्रव्यमान संख्या 170 के मध्य नाभिक जो हैं वो स्थायी नाभिक होते हैं। क्यों स्थायी नाभिक होते हैं? उसका एक रीजन है। हम बोलते हैं कि इन नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होती है। कहां से लेकर कहां तक के बीच की बात कर रहे हैं? 30 से 170 द्रव्यमान संख्या के लिए। ये किसके लिए? द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के लिए। ये नाभिक क्या है? स्थायी नाभिक है। स्थायी क्यों है? क्योंकि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसके लमसम है? किसके लगभग है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है। इस चीज को ध्यान में रखें। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या को 30 से घटाते जाते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती जाती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होने से नाभिक का स्थायित्व भी कम होने लगता है, नाभिक अस्थायी होने लगता है। ऐसे ही जो 170 से अधिक के लिए ग्राफ तेजी से नीचे की ओर गिरता है, अर्थात प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तेजी से घटती है, वे नाभिक अस्थायी बनते जाते हैं। दिमाग में रह जाएगा, ये चीज दिमाग में रखोगे। इस ग्राफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों यही थी। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा कि फेरस सर्वाधिक स्थायी है और इसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना होता है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब इस चीज को आगे बहुत सारी इसमें पॉइंट है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, इस ग्राफ के द्वारा आप नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को समझा सकते हो। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन कैसे समझाएंगे? जैसे यूरेनियम 235 लो, नाभिकीय विखंडन इसी का करवाते हैं। यूरेनियम 235 वैसे भी द्रव्यमान संख्या 170 से बहुत ज्यादा है। ठीक, ये एक अस्थायी नाभिक है, प्रकृति का रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक, जब इसका विखंडन करवाते हैं बच्चों तो ये टूटता किसमें है? बेरियम और क्रिप्टॉन में, और ऐसे 32 से 33 युग्म हैं जिनमें वो टूट सकता है। अब आप अगर देखोगे बेरियम और क्रिप्टॉन, क्या गलत लिख रहा हूं क्या मैं? बोरोन का BA। तो ये जब इनमें टूटता है बच्चों तो हमें ये पता चलता है कि इनकी बंधन ऊर्जा जो है वो ज्यादा है। किससे? इससे। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तो बहुत कम है, ठीक है, नीचे की ओर जा रही है, जबकि इन दोनों की बंधन ऊर्जा कहां पर है? इसके बीच में 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लमसम है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जब ये टूटता है तो फिर टूटने के बाद में दो हल्के नाभिकों का निर्माण होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के मध्य है। ठीक है, जो कि स्थायी नाभिक है, अपेक्षाकृत किससे? यूरेनियम से। ठीक है, जिससे हमें ये क्या पता चलता है कि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सम्मिलित रूप से किससे ज्यादा है? यूरेनियम से ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब बंधन ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जब कोई भारी नाभिक टूटता है तो फिर जो उत्पाद नाभिक बनते हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में वृद्धि का मतलब है ऊष्मा बाहर निकल रही है। इस प्रक्रिया के अंदर जो है बहुत सारी हीट, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है बच्चों, एक यूरेनियम के विखंडन से। क्यों? क्योंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये नाभिक के विखंडन को समझाने का तरीका था कि जब एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह प्रदर्शित करता है कि विखंडन प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा में वृद्धि होती है और ऊष्मा बाहर की ओर विकिरित होती है। ठीक है, फिर नाभिकीय संलयन को भी हम समझा सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन है ना। न्यूक्लियर फिजन क्या होगा? तो हम बोलते हैं हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। आपको पता हो कि 4 हाइड्रोजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। अगर आप देखेंगे 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, उससे बन रहा है हीलियम जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। आप देखेंगे कि 1.1
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जा रहे हो आप। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो संलयन की प्रक्रिया के अंदर हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह प्रदर्शित करता है कि संलयन में भी ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो इस चीज को उतारो बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से उतारे इसे। पॉइंट सिंपल है, अच्छा है। ग्राफ अच्छे से तरीके से उतारिएगा। बच्चे नक्शा ही बिगाड़ देते हैं इस ग्राफ का। ऐसा मत करना भाई, इस ग्राफ का नक्शा मत बिगाड़ देना देवताओं। तसल्ली से बनाओ इस ग्राफ को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता चुका हूं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वाले पॉइंट के अंदर आपको Fe ध्यान में रखना है। Fe की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और शिखर बिंदु ध्यान में रख लेना, 4, 12, 16 पर शिखर बिंदु मिलते हैं। किस किस के लिए? हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए। ये भी क्या है? अपने निकटवर्ती नाभिकों से ज़्यादा स्थायी है। द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर भी बंधन ऊर्जा कम हो जाती है और द्रव्यमान संख्या 30 से कम होने पर भी बंधन ऊर्जा के मान में कमी देखने को मिलती है। ये बात ध्यान में रखें। हो गया? चलिए, लाइट चली गई है भाई। अब देखो, एक चीज जो मैं गलत बोल चुका हूं वो शायद बिस्मिथ के लिए था बच्चों। बिस्मिथ 203 बोला मैंने, है ना? 203 की जगह आप उसे 209 कर लीजिए। बिस्मिथ 209 जो है वो भारी नाभिकों में सर्वाधिक स्थायी होता है। हो गया ये? अब देखिए, देखो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है बच्चों। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसका एक सवाल है कि ड्यूटेरियम नाभिक, ड्यूटेरियम मतलब 1H2 नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ड्यूटेरियम के लिए मतलब 1H2 के लिए, 1H2 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN कितना है? 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, तो क्या बोल रहा है? तब इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति होगी और लगभग, अब उसने ऑप्शन दे रखा है द्रव्यमान क्षति के लिए। पहला ऑप्शन जो वो बोल रहा है बच्चों वो कुछ ऐसा है 2.23 यूनिट। बी ऑप्शन बोल रहा है 0.0024 यूनिट। यू का मतलब क्या हुआ? AMU हो गया बच्चों, है ना? और इसे यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो इसे यूनिफाइड मास बोलते होंगे। 0.027 यूनिट। और डी शायद निम्न में से कोई नहीं है। और अधिक सोचना चाहिए, और अधिक सोचना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, अगर इस चीज़ को मैं समझूं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया हुआ है। इसका मतलब मैं इस चीज़ को अगर लिखता हूं तो मैं इसे लिखूंगा EB डिवाइडेड बाय A बराबर कितना? 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो है। तो बंधन ऊर्जा कितनी आएगी?
ई बी कितना आएगा, तो हमने लिख लेना है क्या, ए को गुणा करो किससे, 1.115 से। ए कितना है इसका, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा भाई, 5 दूनी 10, ऊपर लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 और फिर 2, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। ऐसा ही हुआ, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या होता है, डेल एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 2.230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब मेरे को डेल एम जो है वो यूनिट में चाहिए, और ये वाली ऊर्जा कब निकालते थे, हम बोलते थे कि 1 यूनिट की ऊर्जा कितनी, समझना इस चीज को। मैं बोलूँगा 931, अब इस चीज़ को मैं कैसे निकालूंगा वो समझना। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने द्रव्यमान से प्राप्त होती है, 1 यूनिट द्रव्यमान से प्राप्त होती है। अतः 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी कितने द्रव्यमान से, 1/931 यूनिट से। ऐसा ही होगा, ठीक। अब इसके बाद में मेरे को कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, इतनी ऊर्जा की, तो मैं बोलूँगा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता है कितनी, 2.23 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 931, 1/931 से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो मान आएगा वही क्या है, यूनिट द्रव्यमान है। इस तरीके से सॉल्व होगा। है सवाल अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, वो है नाभिकीय बल, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सिंपल था बच्चों। एक सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो आपके बहुत सारे सवालों को सॉल्व करवा सकती है। कंडीशन अप्लाइड, आप कितना लॉजिक लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी यही मैसेज करते हैं मेरे को कि सर न्यूमेरिकल जो है वो नहीं कर पाते। भाई न्यूमेरिकल क्या है, प्रैक्टिस का ही नाम है। फॉर्मूलाज को याद रखो, आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर न्यूमेरिकल कहाँ से होगा, है ना। न्यूमेरिकल के लिए किसकी आवश्यकता है, फॉर्मूला की। आपको फॉर्मूला नहीं पता है इसका मतलब, ठीक है। फॉर्मूला पता होगा तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज एक जगह लिख लो उस चैप्टर के, ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नाभिकीय बल। ये कोर्स में नहीं है, ये ध्यान में रखें, न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके कुछ एक बिंदु करवाऊंगा। नाभिकीय बल बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। हम यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल को ही डिस्कस करेंगे, ये बात और ध्यान में रखें। प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक में बल किसके बीच में लगेगा, पहली बात तो ये समझिए। तो हम बोलते हैं नाभिक में 2 ही चीज़ें हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो नाभिकीय बल है वो लगता किसके बीच में है, नाभिकीय बल लग सकता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। इन्हीं के बीच में ये नाभिकीय बल लगेगा। आप देखेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस के हैं तो 2 प्लस के आवेशों के बीच में भी लग सकता है, 2 उदासीन आवेशों के बीच में भी लग सकता है, और एक धनात्मक और एक उदासीन आवेश के बीच में भी लग सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखें। इसका मतलब ये है कि नाभिकीय बल जो है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाभिकीय बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और ये बल कैसा है, आकर्षणीय है या फिर प्रतिकर्षणीय है, ये मैंने आपको बताया था। नाभिकीय बल जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं मान के चलते। हम इसे कैसा मान के चलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला मान करके चलते हैं। इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यह है एक आकर्षणीय बल है, ये बात ध्यान में रखना। यह एक आकर्षणीय बल है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स।
फिर प्रकृति का सर्वाधिक क्या है, प्रबल बल है। प्रकृति का सर्वाधिक प्रबल बल है। इसका मतलब हम इसे और कैसे समझे, तो हम बोलते हैं दुर्बल बलों के अंदर आता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल जो है वो दुर्बल बल है, उससे अधिक प्रबल बल जो है वो विद्युत बल है, और विद्युत बल से भी 100 गुना ज्यादा, विद्युत बल से भी 100 गुना ज्यादा प्रबल कौन होता है, नाभिकीय बल होता है। तो मैं लिख देता हूं, यह है विद्युत बल से 100 गुना ज्यादा क्या होता है बच्चों, प्रबल होता है। विद्युत बल से 100 गुना ज्यादा प्रबल होता है। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रहेगा ये चीज। चलिए, आपको पता हो तो हमने कभी कुलाम बल पढ़ा है। कुलाम बल के लिए हमने बोला था कि बच्चों ये एक केंद्रीय बल है। गुरुत्वीय बल भी कैसा है, केंद्रीय बल है। क्या कारण बताया था मैंने केंद्रीय बलों के लिए, याद है किसी को? केंद्रीय बल वे होते हैं जिनके मध्य लगने वाला, जिन कणों के मध्य लगने वाला बल उनकी क्रिया रेखाओं के अनुदिश लगता है। मतलब आपने ये 2 आवेश लिए, ये आवेश का केंद्र, ये आवेश का केंद्र, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैसा लगेगा, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ऐसा लग सकता है अगर दोनों प्लस के होंगे, अगर एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो फिर ऐसा लगेगा, आकर्षण लगेगा, लेकिन लगेगा इस रेखा के अनुदिश ही। ऐसे ही गुरुत्वीय बल भी इसी रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक, ऐसे बल जो कि 2 आवेशों या 2 कणों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। ये ध्यान में रखें। ठीक, ये जो नाभिकीय बल है बच्चों, इसकी प्रकृति केंद्रीय नहीं होती, ये केंद्रीय बल नहीं है। ये बात ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आवेशों पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यह एक केंद्रीय बल नहीं है, ये ध्यान में रखें। नाभिकीय बल जो है वो केंद्रीय बल नहीं होता है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। फिर मैंने आपको कभी बताया होगा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल Fe और नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, इनको अगर अनुपात में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 है तो विद्युत बल 10⁻36 गुना ज्यादा होगा, और इससे भी 100 गुना ज्यादा, मतलब 10⁻38 कौन होगा, नाभिकीय बल होगा बच्चों। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि 10⁻−38 यहाँ लिख दो, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻−36 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। बात ऐसी है। ठीक है, तो इस चीज को हम कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि गुरुत्वीय बल अगर 10⁻38 है तो फिर उससे बहुत कम कौन होगा। ओहो, मैंने गलती की है बच्चों, सॉरी, ये गलती है। यहाँ पर 10⁻38 का सभी में भाग लगा दीजिए, ये गलती है, सॉरी। 10⁻38 का अगर मैं सभी में भाग लगा दूं तो ये हो जाएगा 10⁻−38, ये हो जाएगा 10⁻−2, और ये हो जाएगा 1। सॉरी, ये थोड़ी सी गलती की मैंने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, या तो ऐसा अनुपात दिया हुआ होगा या फिर ऐसा अनुपात दिया हुआ होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। अब देखो आगे कैसे काम करेंगे हम। यहां पर एक ग्राफ और है जो कि नाभिकीय बल और ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों को एक साथ प्रदर्शित करते हुए मैं बनाऊंगा। यहां पर दूरी है r, 2 न्यूक्लियोनों के मध्य दूरी, और यहां पर हम लिख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आप ये मान के चलें कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का है, और यहाँ पे 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का है। ठीक, फिर इसी ग्राफ को अगर नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नाभिकीय बल वाला ग्राफ बना रहा हूँ, नाभिकीय बल।
न्यूटन के अंदर नाप रहे हैं और 10⁴ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जी। यहाँ पे 0.5 1 2 3 4 लिखा हुआ होगा, उसे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁴ से, मतलब 10,000 से गुणा करके काम करना है। चलिए, तो जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है बच्चों। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसा आप देखेंगे कि यहां पर R0, ये R0 के लिए, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक है और अधिकतम है। ठीक, अगर स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक है और अधिकतम है, उस स्थिति में आकर्षण बल लगता है और अधिकतम आकर्षण बल की स्थिति हम कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसके इस तरफ जो है वो आकर्षण बल वाला भाग है, यहाँ पे ऋणात्मक, जबकि इसके इस तरफ वाला भाग जो है वो प्रतिकर्षण के लिए है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। और ये R0 की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, ये R0 की वैल्यू 0.8 फर्मीमीटर है। ये बात ध्यान में रखना, या फेम्टोमीटर। तो अगर R की वैल्यू R0 से ज़्यादा है, इस R की वैल्यू किससे ज़्यादा है, R0 से, इस तरफ वाले भाग की बात, तो ये बल होगा आकर्षणीय। नाभिकीय बल कैसा होगा, आकर्षणीय बल होगा। ठीक है, और अगर R की वैल्यू कम है, किससे, R0 से कम है, तो फिर ये बल होगा बच्चों प्रतिकर्षणीय। ये बात और ध्यान में रखना। हिंदी, ठीक है, ये बल होगा प्रतिकर्षणीय। तो जब मैं नाभिकीय बल में ये देखता हूं तो मेरे को ये क्या करना है, यहां पर R0 डालना है। और हमें ये पता है कि दो आवेश के मध्य, समझना, मैं इसको ऐसे आवेशों के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करूँ तो अगर दो आवेश अगर प्लस के जा रहे हैं, उनका बल प्लस का है तो प्रतिकर्षण को बताएंगे, और अगर उनका बल माइनस का है तो वो आकर्षण को बताएंगे। तो हमें ये ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इसी तरीके का, लेकिन इसका R0 यहाँ पर है, और हम बोलेंगे कि R0 से ज़्यादा माइनस का है, आकर्षणीय, R0 के इस तरफ प्लस का है, प्रतिकर्षणीय बल हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ ध्यान में रखिए। नाभिकीय बल में R0 पे 0 होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा जब डालते हैं दो न्यूक्लियनों के मध्य, दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, या दो प्रोटॉन के बीच में, या दो न्यूट्रॉनों के बीच में, अगर R0 दूरी, ये दूरी है, ये बात ध्यान में रखना, दूरी R क्या है, न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी। तो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ बनाएंगे तो R0 पे स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, जबकि उस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज है, R0 कहाँ डिफाइन करना है ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो नाभिकीय बल से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारे आपको उतार दिए हैं, आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, दिमाग में रख लोगे बच्चों। चलिए, तो ये नाभिकीय बल भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज हम इस चीज़ को इतना ही कंप्लीट करेंगे, इससे ज़्यादा मैं इसको आगे डिस्कस करना चाहता भी नहीं हूँ, और आपको इतना ही दिमाग में रखना है बच्चों। इतना दिमाग में रखोगे बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में वैसे भी इसके 2 गुण पूछे जाते हैं, तो आप पहला गुण क्या लिख सकते हैं, यह कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, या आवेशों के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आवेश पर अनिर्भर करता है, ऐसा लिख लीजिए। ये एक आकर्षणीय बल है, 2 लिख लीजिएगा। तीसरा क्या लिख लीजिएगा, प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी बल है, ऐसा लिख लीजिएगा। फिर एक ये केंद्रीय बल नहीं है, ठीक, ये बल कणों की चक्रण, जो उसके अंदर जो कण हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी चक्रण गति के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। वो कण अपनी अक्ष पे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उस चक्रण गति के ऊपर ये बल निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर बच्चों हम पैकेजिंग फ्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।